हरिओम विद्यार्थियों, खितेश्वर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण अभी आपका विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है, इसलिए विद्यालय ने ये छोटी सी कोशिश की है। आशा है आप इन कक्षाओं से कुछ सीखेंगे और अपना गृह कार्य भी समय पर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की ये क्लास। ये देखिए, यह आपकी किताब का सबसे पहला अध्याय है जिसका नाम है मानव भूगोल, प्रकृति व विशेष क्षेत्र। मानव भूगोल आपने जैसे पिछली कक्षा में अपनी 11th क्लास में आपने भूगोल शब्द का अर्थ पढ़ा था और भूगोल विषय आपने 11th में ही लिया है ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से। तो भूगोल का अर्थ पढ़ा था, भूगोल से संबंधित सारी परिभाषाएं पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे, आपने जो 11th में पढ़ा था वो एक भूगोल का एक पार्ट था, सिर्फ एक भाग, और 12th में आपके भूगोल का दूसरा भाग आएगा। तो हम उसी की बात करते हैं। सबसे पहले तो भूगोल विषय क्या है। भूगोल में जैसे कि आप अपने 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि भूगोल में हम संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्मांड के बारे में कुछ बातें जानने के बाद ब्रह्मांड का एकमात्र जो जीवंत ग्रह है जो आप सभी जानते हैं वो है पृथ्वी। तो भूगोल में मुख्य रूप से हम पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी की सारी बातों को हम जानते हैं। इसीलिए आपको पता है कि भूगोल एक बहुत विस्तृत विज्ञान है, बहुत विस्तृत विषय है जिसके बारे में हम जानेंगे। भूगोल में सभी आपके जितने भी सारे विषय हैं उनका जो विषय वस्तु है वो भूगोल के अंदर आती है और भूगोल के अंदर ही सारे विषयों का अंतर संबंध होता है। भूगोल सामाजिक विज्ञान का ही एक पार्ट आपने 10वीं तक पढ़ा था, उसके बाद आपके अब अलग ये विषय के रूप में है, लेकिन फिर भी इस विषय का सभी विषयों के साथ एक बहुत गहरा संबंध है। सभी विषय एक दूसरे विषय से अंतर संबंधित होते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे भूगोल विषय की। भूगोल का अर्थ क्या है। भूगोल में हम क्या करते हैं, पृथ्वी का मानव आवास के रूप में अध्ययन। भूगोल विषय में हम जो हमारी पृथ्वी है उसको हम देखेंगे कि पृथ्वी पे जो सबसे बुद्धिमान जीव है जो मनुष्य, वो उसके क्या क्रियाकलाप होते हैं, वो क्या काम करता है इस पृथ्वी पे, उसका पृथ्वी का मानव के ग्रह के रूप में, मानव के घर के रूप में, आवास के रूप में हम अध्ययन करेंगे। भूगोल के मुख्य रूप से देखो दो भाग हैं, एक तो भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। आपको ध्यान है कि आपने 11th क्लास में जो भी आपके पूरा सिलेबस था वो पूरा भौतिक भूगोल से संबंधित था। आपको याद हो तो कि सब कुछ आपके भौतिक भूगोल से संबंधित था। तो ये आपके 11वीं में आपने पढ़ लिया। अब है आपके मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम बात करेंगे आपकी 12th क्लास के कोर्स में, क्योंकि मानव भूगोल जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जिस तरह एक पेड़ होता है, पेड़ का हर भाग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे सबसे पहले पेड़ का जो सबसे मुख्य भाग होता है वो होता है उसकी जड़, और फिर उसके ऊपर तना है, उसकी पत्तियां हैं, उसके फल हैं, फूल हैं, वो सब हैं, तो शाखाएं हैं पेड़ की, तो वो सब उसके मुख्य होता है। तो जिस तरह एक पेड़ का मुख्य भाग उसके जड़ होता है, उसी तरह भूगोल की एक मुख्य शाखा जो है वो है भौतिक भूगोल। क्योंकि इस पृथ्वी पे हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि पृथ्वी कैसे बनी, इस पृथ्वी पे सारे जो ये महासागर हैं, महाद्वीप हैं, ये कैसे बने। तो इन सब का अध्ययन हमने 11वीं क्लास में भौतिक भूगोल के अंदर कर लिया है। लेकिन ये अब घटनाएं हैं, जैसे पेड़ हमने कर दिया है, लगा दिया है, तो उसकी जड़ वो मुख्य है। लेकिन जब अब पेड़ लग गया और वो बड़ा हो रहा है, तो जितनी उसके हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण उस पेड़ का ऊपर वाला भाग है, यानी कि उसके फल, उसकी शाखाएं और उस पे जो चीज़ें, उसकी पत्तियाँ, ये सारा मुख्य है। तो ये सारी चीज़ हम बात करेंगे अब मानव भूगोल में, यानी कि जिस तरीके से
भौतिक भूगोल में तो हमने ये अध्ययन कर लिया पृथ्वी कैसे बनी, महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, लेकिन आज की हमारी बात है कि इन सब संसाधनों, इन सब धरातलों का उपयोग मनुष्य ने किस हिसाब से किया है, या मनुष्य इस पृथ्वी पे क्या क्या क्रियाकलाप करता है, इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। तो बात करेंगे कि भौतिक भूगोल का विषय वस्तु क्या है, भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है, जो आप अपने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसकी हम ज़्यादा विस्तृत बात अभी नहीं करेंगे। तो भौतिक भूगोल में क्या क्या आता है मैं आपको सिर्फ छोटे उदाहरण देके बताती हूँ। जैसे मिट्टी, पानी, पहाड़, पेड़ पौधे, भूमि, जलवायु, उसके अलावा महाद्वीप, महासागर, ये सारी चीज़ें, जितने भी नदियाँ हैं, जितनी भी झीलें, तालाब, ये सब जो सारी चीज़ें जो प्रकृति ने बनाई हैं, वो सभी चीज़ें भौतिक भूगोल के अंदर आती है। तो विभिन्न प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, यानी कि जितने भी प्रदेश हैं, चाहे मरुस्थल हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पहाड़, समुद्र किनारा, तो ये सारी चीज़ें, विभिन्न प्रदेश हैं, उनका भौतिक पर्यावरण का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, भौतिक भूगोल के अंदर। लेकिन इस पृथ्वी पे जो सबसे मुख्य चीज़ है, ये सारी निर्जीव चीज़ें हैं, लेकिन सबसे मुख्य चीज़ है वो है जीव जंतु, मनुष्य, जीव। उन्होंने इस भौतिक भूगोल को बहुत ज़्यादा अपने क्रियाकलापों से, अपने कार्यों से प्रभावित किया है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जीव कौन सा है, मानव। तो अब हम बात करेंगे भूगोल की दूसरी शाखा, जो आपकी विषय वस्तु पूरी 12th क्लास में आपके यही सिलेबस है पूरा, और आपकी किताब का भी यही नाम है कि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो मानव भूगोल के अंदर हम बात करते हैं कि भौतिक पर्यावरण और मानव जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन। तो मानव भूगोल में हम उन्हीं सारी चीज़ों की बात करेंगे, उन्हीं सारे कार्यों की बात करेंगे जो मनुष्य ने किए हैं, और इस पृथ्वी को उसने अपने अनुकूल बनाने के लिए, इस पृथ्वी को बहुत बदल दिया है मनुष्य ने। तो वो सारे कार्यों की बात हम यहाँ पे मानव भूगोल के अंदर करेंगे। भौतिक पर्यावरण और मानव जगत, देखिए प्रकृति में और मनुष्य के बीच में एक अंतर संबंध होता है, उन दोनों के बीच में संबंध होता है, यानी अंतर संबंध, यानी दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर है। जहाँ प्रकृति है वो, अगर उसमें कुछ भी आविष्कार नहीं होते, अगर मनुष्य नहीं होता, और मनुष्य ये प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है, और प्रकृति और मनुष्य के लिए प्रकृति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मनुष्य भी वो सारे आविष्कार और वो कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर पाता अगर उसे प्रकृति से कुछ नहीं मिलता। तो दोनों ही एक दूसरे पे निर्भर हैं। तो दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करेंगे। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भूगोल की मुख्य 2 शाखाएँ हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और आपके इस साल में हम मानव भूगोल में जितनी भी विषय वस्तु है उसकी हम बात करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं मानव भूगोल का अर्थ आपको बता चुकी हूँ, उसकी बात करते हैं हम एक बार फिर से कि मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध बताता है। अब भौतिक पर्यावरण यानी कि जो पृथ्वी पे चीज़ें बन गई है, जैसे धरातल बन गया है, महाद्वीप बन चुके हैं, महासागर बन चुके हैं, रेगिस्तान वगैरह बन चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें भौतिक पर्यावरण कहलाती है। अब सांस्कृतिक पर्यावरण किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक पर्यावरण वो है जो मनुष्य ने इस पृथ्वी पे बनाया है, यानी कि मनुष्य ने खेती की है, मनुष्य ने बहुत सी इमारतें बनाई हैं, तो वो जो पर्यावरण होता है, बगीचे लगाए हैं, वो जो पर्यावरण है वो सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाएगा। तो भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो मानव भूगोल के अंदर इन दोनों ही पर्यावरणों के बीच संबंध बताया जाता है। बिल्कुल वही बात जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जो भी मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो भी अंतर संबंध है उसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंदर करते हैं। अब मानव भूगोल के कुछ महान भौगोलिकवेत्ता हैं जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, वहाँ इनकी हम बात करेंगे, क्योंकि आपके 12th में बोर्ड में जो सबसे पहला क्वेश्चन अधिकतर जो आता है वो इस पहले पार्ट से आता है, और कई बार वो परिभाषा से संबंधित होता है। तो वैसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं मानव भूगोल को लेकर, लेकिन सबसे मुख्य जो और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बनती है वो है रेडजेल की परिभाषा, फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल जो है
उनकी क्या परिभाषा है, वो क्या कहते हैं मानव भूगोल के बारे में, ये ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि परिभाषा जो होती है, जो ये इन्वर्टेड कॉमास में है, इस परिभाषा को आपको अपने शब्दों में नहीं बदलना है। अगर आप अपने शब्दों में बदलते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में आप नहीं लिखेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए ये 2-3 परिभाषाएं याद करने की। और ऐसा भी होता है एग्ज़ाम में कि सिर्फ परिभाषा दे दी जाती है और फिर पूछते हैं आपको कि ये परिभाषा किसने दी है, और हो सकता है आपको किसी का नाम दे दिया जाए और ये कह दिया जाए कि उससे संबंधित परिभाषा लिखो, तब तो आपको ये परिभाषा पूरी याद करनी ही पड़ेगी। तो फ्रेडरिक रेटजेल ने क्या कहा था, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। एक बात है, अभी मैंने आपको बताया कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में संबंध, वही बात रेटजेल भी कह रहा है। मानव समाज यानी संपूर्ण मानव और धरातल यानी पृथ्वी, इन दोनों के बीच के संबंधों का संश्लेषण करते हैं हम। विस्तार, एक तो होता है विश्लेषण, काफ़ी विस्तार से कोई बात कहना, फिर है संश्लेषण करना, उसमें सार रूप सारी बातों को हम निकालते हैं, संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल कहता है कि मनुष्य, मानव समाज और धरातल के बीच एक बहुत गहरा संबंध होता है। अब हम बात करेंगे रेटजेल के बारे में। रेटजेल जर्मन के थे और सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता इन रेटजेल को ही कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को ही कहा जाता है। ध्यान रखना, ये जर्मनी के हैं और ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल। अब इन्होंने ये परिभाषा जो थी वो अपनी एक पुस्तक में लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोज्योग्राफी। इसका नाम आपको याद करना है, बिल्कुल कठिन है, नामावली होती है कठिन, लेकिन परिभाषाएं, कुछ नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि कोई एक स्पेसिफिक आंसर अगर आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं स्टार्टिंग के, तो उसका एक शब्दों में या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक आंसर आपको देना पड़ता है। तो उसके लिए आपको ये परिभाषा और नाम याद करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो याद रखना, फ्रेडरिक रेटजेल की पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोज्योग्राफी। अब आपके दूसरी जो परिभाषा है वो हम बताएंगे, ये है एलन सैंपल। ये ध्यान रखिएगा कि एलन सैंपल जो है वो फ्रेडरिक रेटजेल की ही शिष्या है, यानी कि वो उन्हें अपना गुरु मानती है और उन्हीं के सभी विचारों को इसने एलन सैंपल ने माना है। एलन सैंपल क्या कहती है, अमेरिका की थी ये एलन सैंपल, और रेटजेल की शिष्या है ये, इसको कहा जाता है रेटजेल की शिष्या। और इसकी क्या परिभाषा है, देखो, मानव भूगोल चंचल मानव, आपको पता है मनुष्य चंचल स्वभाव का होता है, अस्थिर होता है, वो कभी एक जगह नहीं रुक सकता है। तो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी भी स्थायी नहीं है, ये हमेशा घूमती रहती है, परिवर्तन होते रहते हैं इस पृथ्वी पे। तो पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। बात वही आती है कि मनुष्य के बीच और प्रकृति के बीच जो संबंध है वही मानव भूगोल है, चाहे वो फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा हो, चाहे एलन सैंपल की है। सारांश सभी का एक है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संबंध है वो कैसा संबंध है, बहुत ही अंतर संबंध, एक दूसरे पे निर्भर रहते हैं वो। अब हम बात करेंगे आगे, ये एक परिभाषा और है डिकेन और पिट्स की। उसने क्या कहा है सुनिए, मानव भूगोल में डिकेन और पिट्स ने कहा है कि मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का समावेश किया। अब उसने यही बात कही है कि जो भी मनुष्य काम करता है इस पृथ्वी पे वो सभी मानव भूगोल के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे, ये सारी हमने परिभाषाएं देख ली और अब हम बात करते हैं कुछ विचारधाराओं की। अब विचारधाराएं क्या होती है, कुछ भौगोलिक विचारधाराएं होती है, यानी कि उन लोगों ने, जो लोग थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने कुछ बातों को माना। वो कौन कौन सी बातें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। ये 3 विचारधाराएं मुख्य रूप से आती है। सबसे पहली विचारधारा है निश्चयवाद या नियतिवाद। निश्चय या नियति आप जानते हैं, नियति का मतलब प्रकृति ही होता है और निश्चित है, जो प्रकृति की हर चीज़ निश्चित है, ये माना जाता था पहले।
तो ये जो विचार है, ये जो बात है, ये मुख्य रूप से आदि मानव से संबंधित है कि पहले मनुष्य जो था वो शक्तिशाली नहीं था, प्रकृति जो थी वो शक्तिशाली, यानी कि मनुष्य हमेशा प्रकृति पे निर्भर रहता था और प्रकृति जो भी करती थी उसको मनुष्य को माननी पड़ती थी वो बात, मतलब उसमें वो शक्ति नहीं थी कि वो प्रकृति के खिलाफ जाए। तो मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में प्रकृति के अनुसार जीवन जीता था, प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना ही निश्चयवाद है। एलन सैंपल और रटजल, मैंने यहाँ लिखा है एलन सैंपल और रटजल, इसका मतलब इस विचार को मानने वाले सबसे पहले जो भूगोलवेत्ता हैं या जो इसको सबसे ज़्यादा मानते थे वो रटजल थे। वही रटजल जिनकी हमने अभी बात की थी परिभाषा में, फ्रेडरिक रटजल, जो आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता माने जाते हैं। और एलन सैंपल कौन है? उनकी शिष्या। उसके अलावा और भी बहुत से ऐसे हैं जो इस विचार को मानते हैं। तो नियतिवाद में आपको समझ में आ गया, ये बहुत पुरानी विचारधारा है कि प्रकृति शक्तिशाली होती है इसमें और मनुष्य बरबस होता है, यानी कि प्रकृति के आगे वो बेबस होता है, वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे एक सीधा सा उदाहरण ये माना जाता था कि आदि मानव जो था वो पहले बारिश होती थी, वर्षा होती थी तो उसको बचाव का कोई साधन नहीं आता था, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए पेड़ के नीचे चला जाता था या गुफाओं में चला जाता था। वो उस बारिश से बचने के लिए और कुछ नहीं कर पाता था। गर्मी लगती थी तो वो अपने अनुसार करता था, खाना उसे मिलता था तो उसे आग जलाना नहीं आता था तो वो उस खाने को कच्चा ही खा जाता था। तो जैसा भी प्रकृति उसको देती थी वो सारे वो काम करता था। तो ये है नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा। दूसरी विचारधारा आती है संभववाद, और संभववाद के जो प्रवर्तक थे वो थे विडाल डी ला ब्लाश। इनका नाम आपको याद करना पड़ेगा, विडाल डी ला ब्लाश। ये फ्रांस के थे और इन्होंने संभववाद की नींव रखी थी, इन्होंने इस संभववाद के बारे में बताया। अब निश्चयवाद और संभववाद में क्या अंतर है ये ज़रा देखो। निश्चयवाद में ये माना है कि मानव शक्तिशाली नहीं था, वो बेबस था इसके प्रकृति के आगे। लेकिन संभववाद कहता है कि धीरे धीरे मनुष्य ने बहुत सारे आविष्कार कर लिए और उसने ये जो पृथ्वी है उसके आगे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगा। वो धीरे धीरे मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझने लगा, उसमें बुद्धि और ज्ञान तो था ही, उसका उपयोग करके वो बहुत सारे प्रयत्न करने लगा। यानी कि उसने आग का आविष्कार कर लिया, उसने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार कर लिया और उसने पहिए का आविष्कार कर लिया। इस तरीके से उसने प्रकृति शक्तिशाली थी लेकिन उसने अपने प्रयत्नों से संभव बना दिया, हर चीज़ को संभव कर दिया। तो इसी को कहा जाता है संभववाद। अब हम बात अपने